वगैरह जानते हैं। प्यारे दर्शकों, भरी क्लास में शिक्षक पूछता है कि कौन कौन यहाँ पे आईएएस अधिकारी बनेगा। सभी बच्चे जोश में हाथ ऊपर कर देते हैं और एक बच्चा अपना हाथ नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है, मेरे बस की बात नहीं है। ये सरकारी अधिकारी बनना बहुत बड़ी बात है और वो उसे कोई गाइडेंस भी देने वाला नहीं होता है, वो खुद से पढ़ता है, सरकारी स्कूल में धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है। और ग्रेजुएशन में कौन सब्जेक्ट लेना है, जैसे वो फ्लो में उसे सब्जेक्ट लेता गया, ऐसे आगे बढ़ता गया और कल को मुंबई में वो साइकिल पे दवा की डिलीवरी करता है। आज वो लड़का यूपीएससी 2023 में सिविल सेवा के एग्जाम में 674वां रैंक उस लड़के ने प्राप्त किया है। वो लड़का आज एक सिविल सेवक बन चुका है। हमेशा हम लोग सुनते हैं कि वो उसने बचपन से सपना देखा था वो पद के लिए, वो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उस लड़के ने उसकी सपना नहीं देखी थी। उसे लगा था कि उसके रीच से बाहर है। लेकिन जीवन में हमेशा एक क्लिक आता है, एक ऐसा समय आता है जहाँ उसे लगता है कि मुझे वो करना है। और आज हमारे बीच हरीश हैं। हरीश ने 674वां रैंक प्राप्त किया है। कांग्रेस हरीश। और मज़ेदार बात है कि हरीश हमारे छात्र भी रहे हैं। विजन आईएएस के फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं हरीश। और आज हम लोग हरीश से उनकी जर्नी के बारे में, उनके कंपटीशन एग्ज़ाम के जो पूरा एक जर्नी नीचे से ऊपर जो संघर्ष रहे हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। हरीश, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं राजस्थान के एक पाली ज़िले से आता हूँ। बेसिकली मैं एक गांव से आता हूँ। मैंने अपनी शुरुआती स्कूल मेरे गांव से की है। उसके पश्चात 12th के बाद ये मालूम नहीं था कि करना क्या है, तो फिर जिस स्ट्रीम से था, मैं शुरू में साइंस से पढ़ा रहा था, मैंने अपना ग्रेजुएशन बदल के फार्मेसी में किया। तो उस समय ये था कि 2012 की वेव थी सर। ये माना जा रहा था कि भाई इंजीनियरिंग में इतनी जॉब मिलेगी नहीं, तो मैंने अपना इंजीनियरिंग का माइंडसेट बदल के फार्मेसी को अडॉप्ट किया। तो शुरू में ये हुआ कि हमको फार्मेसी का उस टाइम ज़्यादा मालूम था नहीं, तो हमने डिप्लोमा किया पहले। फिर डिप्लोमा किया तो उसके बाद हमको ये मालूम चला कि डिप्लोमा वाला तो कहलाता तो 12वीं पास ही है, अब तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। फिर ये विचार आया कि बीएससी करते हैं। फिर बीएससी में 3 साल रेगुलर जाना पड़ेगा। तो सर ने बोला कि फार्मेसी कर लो, बी फार्मा कर लो, रेगुलर कर देना। फिर हमने बी फार्मेसी करी। उसके बाद 2016 में जब मैं मेडिकल की शॉप पे जॉब करने लगा ना, तब मेरे को सब ध्यान पड़ा कि हम भी आईएएस कर सकते हैं। उस समय मेरे बात मालूम चली। लेकिन वो साइकिल से जो डिलीवरी आप करते थे, तो उसमें बहुत समय ऐसा आपको फील हुआ होगा कि लोगों का व्यवहार इस तरह से है जहाँ आपको लगा कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है या मुझे कुछ और करना है। जी सर, इतना कि जब 2016 में जब जॉब करने गया था, तो हमको ये बोला गया था कि आप मेडिकल शॉप में भी जब काम करना है और आपको बाहर अगर डिलीवरी का काम आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे को उस समय आधा टाइम डिलीवरी देनी पड़ती थी। जब लोग घर पे जाते ना, तो कोई ये होता था कि पैसे अपने हाथ से लेते नहीं थे, मतलब कि नीचे रख दो साइड में, ऐसा बोलते भी थे ना कई। और कई बार किसी मतलब ऑफिसर में जाते ना, किसी ऑफिसर के घर पे ना, तो वो अच्छे से बिहेव भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। तब लगता था कि हाँ, कुछ बनना भी चाहिए। उसी टाइम पे ये था कि हम जब डिलीवरी देने जाते ना, तो 30 रुपये की डिलीवरी हम देने जाएंगे ना, तो 10% डिस्काउंट देते थे हम। लेकिन काउंटर पे कि कोई गरीब आएगा ना, तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलता था। तब लगता भी था हमको, सर अंदर बैठ कर लगता है ना कि ये गलत हो रहा। तब भी लगता था कि कुछ करना भी चाहिए। तो उसी दौर में आप आगे सरकारी नौकरी सर वहाँ से लगा 2-3 चीज़ मेरे को ध्यान में पड़ी। तो उसी टाइम पे क्या होता कि सर जॉब करने से जस्ट पहले मैं जब जा रहा था, तो मेरे गली में 2 लड़के, मतलब जो कोटा से कोचिंग किए थे ना, उन्होंने मेरे को सीसट के 2 सवाल बताया कि आप करके दिखाओ। तो मेरे से वो हुए नहीं। तो उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं था कि कहाँ से। मैंने उसको पूछा कि कहाँ से लाया सवाल, तो उन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने घर पे जाके कोई गूगल करा, फिर पेपर डाउनलोड किए, चला। फिर उसके जस्ट 3-4 दिन बाद मैं मुंबई चला गया था जॉब करने के लिए। तो फिक्स था तो मेरे को करना है। उसी जॉब में मेरे को ये मतलब डिलीवरी करनी पड़ी। और जब गरीब लोगों के सब डिलीवरी आते हैं ना, गरीब लोगों के घर पे, तब उनका सब बॉन्डिंग बनती है ना, वो अच्छे से आपको बिहेव करेंगे
और कि अच्छे घर में जाएंगे ना तो आपको बिहेव ढंग से नहीं करते हो, तो लगेगा कि यार इनके लिए कुछ करना भी चाहिए। उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त था, वो आरएस की तैयारी के लिए गया हुआ था। वो पहला अपना अटेम्प्ट भी दे रहा था। फिर उनसे बात होती है ना, वो बताता है कि हम ये पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर उनको लगता है कि हमने तो ये पढ़ रखे वाला सब्जेक्ट। फिर वहाँ से माइंड बदलता है कि मैं भी करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि जॉब में 1 महीने मैंने जॉब करी, फिर था जो मालिक था ना, वहाँ पे थोड़ा मतलब खाने की बात को लेकर दिक्कत हो गई थी। फिर उन्होंने वो मेरे को बिना सैलरी दिए निकाल दिया। फिर वहाँ बिना से सैलरी निकल दिए निकाल हाँ दिया। निकाल दिया। फिर मैं तो उस टाइम में रो के निकल जाते सर, किसको क्या बोले ना। फिर मैं घर पे आ गया। फिर वही सर, दोस्त से सुना तो था कि वो आरएस कर रहा है। फिर मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, पेपर डाउनलोड किया। फिर मैंने टेबल बनाई खुद के लिए कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। फिर मैंने फिर लिख दिया ना कि मैं मेडिकल की शॉप डालनी हो, तो खत्म हो गया। फिर मैंने देख लिया था ना कि अगर मेडिकल शॉप डाल के भी आप कुछ पैसा तो है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो हाँ रहेंगे। तो हाँ हाँ। वो से काट ली। फिर मैंने लिखा कि एसएससी या बैंकिंग का लिख दूँ, 1 साल में उसको क्रैक कर सकता हूँ। फिर मैं लिखा था आरएस या आईए 3 साल में कर सकता हूँ। फिर उस टाइम पे सर एक हवा भी थी कि आप एसएससी की कोचिंग करके मतलब 1 साल में निकाल दो, जॉब सिक्योर करो, फिर आईएएस की तैयारी करो। मैंने भी यही सोचा। तो फिर मैं शुरू शुरू सोचा कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो मैं जयपुर गया। फिर वहाँ पे 1 महीने पर ट्राई करी कि कोचिंग ले लेता हूँ। फिर मैं फार्मा 4th में था, तो मेरे को असाइनमेंट के लिए मेरे को वापस जाना पड़ा मेरे को उदयपुर। फिर उसको ख़त्म किया। फिर मैं आता हूँ दिल्ली, कि मेरा भाई यहाँ पे रहता था वैसे। फिर यहाँ की एसएससी कोचिंग ली। उस साल क्या होता है कि सर एसएससी में धांधली हो जाती है। उस साल एग्ज़ाम हुआ ही नहीं इस साल। तो मेरा फिक्स सोच के चला था कि 1 साल उसको दूंगा। इसके दौरान मैं ना 8-10 बैंक के एग्ज़ाम भी देता, तो सर पिटी होता ही नहीं मेरा। फिर 2019 से फिर फाइनली छोड़ के फिर स्किप हो रहा था। फिर विजन में मैंने एडमिशन लिया। फिर शुरू शुरू में क्या होता है कि सर मैं हम बाहर से आते ना, हमको ध्यान ही नहीं पढ़ना गया। तो बुक तो मार्केट में मैंने ली भी थी, पढ़ रहा तो मजे समझ में नहीं आया। फिर मैंने विजन की कोचिंग ली। फिर यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि हाँ इतना इतना ही है पढ़ने का। उसके बाद सब कोविड में सब घर पे गए, वहाँ से फिर सर्विसिंग चालू कर दी। हरीश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। मैं दर्शकों से पहले बात करना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट जिसने बैंकिंग की भी तैयारी की, एसएससी की भी तैयारी की, राजस्थान पीसीएस की भी तैयारी की, और कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। और जो सबसे कठिन एग्जाम है, वर्ल्ड का सेकेंड सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज को कहा जाता है, वो आपने क्रैक किया। तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है? क्योंकि इस लायक आप बने होंगे तभी तो यहाँ क्रैक कर पाए, वहाँ भी आपने मेहनत किया था, तो इसका बिल्कुल अलग अप्रोच है क्या? जी, यहाँ पे सर समझना पड़ता है, उसमें रट्टे मारने पड़ते हैं। उसमें रट्टे से एक चीज को मार मार के दिमाग थोड़ा हाँ हाँ हाँ। कम हो। बैंक में क्या होता है उसकी रीजनिंग ऐसी आती है कि दिमाग थोड़ा दर्द ही करने लगता है। यहाँ पे सिर्फ समझ लो, बस अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर दो। तो यहाँ मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और आपके लिए अनुकूल था वो। जी, कंसेप्ट पहले फिर रट्टा है। अच्छा हरीश, आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जो मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम को लेके, खासकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, कि हिंदी मीडियम के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हिंदी मीडियम में तैयारी नहीं करना चाहिए। और आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम लेने के लिए 1 साल इंग्लिश की कोचिंग भी आपने किया, फिर वापस आप हिंदी मीडियम पे आ गए। मैंने पॉलिटिकल साइंस का मैंने कोचिंग लेने की सोची थी सुब्रमण्यम के यहाँ पे। हाँ। फिर मेरे को 2-3 मतलब जो वर्ड बोलने को समझ नहीं आया, फिर सोचा कि अपना हिंदी भी सही है। तो क्या आपको ऐसा कहीं फील हुआ कि यूपीएससी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हिंदी के मीडियम के साथ? डिस्क्रिमिनेट जैसा तो कुछ नहीं लगता था, बट थोड़ा अपन मानते हैं। हिंदी मीडियम में ये है कि सर हम जो पढ़ते हैं ना, तो सोर्स ज़्यादा ले लेते हैं। इसकी बुक मतलब मार्केट में जाएंगे, बुक बहुत सारी ले आएंगे, बहुत सारी बुक पढ़ेंगे, ये होता है। और ये भी है कि सब मटेरियल है ना, आउटडेटेड भी है मार्केट में। 2 चीज़ है लिखने के, मतलब यूपीएससी के मतलब एग्जाम की बात करें उसके हिसाब से तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। लोग खुद की बच्चों की गलती है, उसको ऐसा बना रहे हो। वैसा बना दी, मतलब मीडियम में कोई टेंशन है नहीं। इंग्लिश मीडियम में बच्चे ज़्यादातर एक ही नोट्स को पढ़ते हैं, उसको निकाल देते हैं। हम जाते हैं मार्केट, हर दिन नई बुक लाते हैं और वो भी आउटडेटेड होती है। हाँ। और दूसरा मिथ मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आप भी मुखर्जी नगर में रहे हैं और आपने देखा है कि एक मोनोकल्चर डेवलप हो गया है एक ही ऑप्शनल के पीछे। जी सर। हाँ, आपने तो ऑप्शनल जो कन्वेंशनल ऑप्शनल है पिछले 10 साल से लोग भर भर के ले रहे हैं, आपने वो नहीं लेकर पीएसआईआर चुना। तो ये भी जो आपके मार्क्स भी उसमें मार्क्स से परिलक्षित होता है कि आपके 280 के आसपास मार्क्स हैं। तो मतलब एक ही ऑप्शनल के पीछे जो पूरा दुनिया भाग रही है, तो वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। मतलब
मेरे तो सर ये मानना है कि मतलब उसके मुकाबले में पीएसआई को थोड़ा सरल मानता हूँ और जल्दी से निकालने वाला मानता हूँ। अच्छा बस ये कि आपको थोड़ी समझ बनानी पड़ती है। हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो यूपीएससी एग्जाम के जो विभिन्न स्टेज हैं, विभिन्न फेज हैं, उस पर एक सवाल मतलब वो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स पे आते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, तो मैं पहले जीएस नहीं, पहले सीसेट पे बात करूँगा। तो हरीश, सीसेट का पेपर थोड़ा चेंज हुआ है और टफ भी हुआ है, और हिंदी मीडियम के लगभग स्टूडेंट हम्बल बैकग्राउंड के ह्यूमैनिटीज़ से आते हैं, तो सीसेट में उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? सर एक तो यही कि सर ना मैथ को लेकर डर पहले बिठाना नहीं चाहिए। या तो लड़के ब्रिलियंट होते हैं लेकिन डर होता है। और दूसरी ये कि हिंदी मीडियम में क्या होता है, सर सीसेट की तैयारी अगर मई में एग्जाम है तो अप्रैल में वो कोशिश करते हैं, तो गलती खुद की है। उसके बाद एग्जाम जब हॉल में बैठना तो एग्जाम को देने का तरीका ही मालूम होना चाहिए। हाँ, सीसेट पेपर में सिलेक्टिवली टच करना है आपको लाने तो 66 नंबर है। लड़के क्या करते हैं कि एक ही सवाल पे स्टक कर जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे, तो मिस कर जाते हैं। अब जैसे कि यूपीएससी चेंज करा कि नंबर सिस्टम और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा है, तो वो बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे उस सब्जेक्ट पे। उस टॉपिक को अगर ढंग से पढ़े हो भी सकता है। दूसरी बात कि कॉम्प्रिहेंसिव, उस पर थोड़ा अच्छे से कमांड करनी चाहिए। अगर कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे से कर ले तो फिर लाने तो एटलीस्ट 80 नंबर तो लाना वो तो कैसे करें कमांड? सर ये प्रैक्टिस ही होगा। सीसेट से प्रैक्टिस है, सबसे प्रैक्टिस है। अच्छा अच्छा, कोई मतलब अलग से कोई बुक उनको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ? मैंने सर ऐसा की कोचिंग ली थी, इसलिए मैं सजेस्ट ज़्यादा नहीं करूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस ही है। मैं खुद लास्ट टाइम मिस करके तो अच्छा था। चलिए, तो मतलब मॉक पेपर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए थे? जी सर, प्रीवियस ईयर में मानता हूँ कि ये सीसेट में जरूर काम आता है। जरूर काम आता जी है। सर, वो उसका मतलब टाइप भी रिपीट हो जाता है। टाइप भी रिपीट हो जाता है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और खूब सारे मॉक पेपर लगाने से सीसेट आपका। और जो डिमांड यूपीएससी कर रहा है उसको बस देख लो, बस इतना सा। अब हम लोग जीएस की बात करते हैं। प्रीलिम्स में जीएस, और प्रीलिम्स में बहुत डायनामिक नेचर हो गया है जीएस का। तो मतलब ये भी हो गया है कि भाई पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ रहा है, और इस बार खासकर ऐसा पैटर्न रहा है कि कहा जा रहा है कि एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट कर दिया गया है। हाँ सर, मैंने किसी का स्टेटस देखा, उसने लिखा तुक्का मारा एग्जाम खत्म हुआ। तो अब ये है कि आपका जो भी मैंने आपसे अभी पीछे बात किया, तो आपके 100+ मार्क्स रहे हैं इसमें। जीएस में हमेशा इनके 100+ मार्क्स रहे हैं। 2022 में भी 110 के आसपास मार्क्स रहा है। तो जीएस में प्रीलिम्स के लिए आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मेन क्रक्स क्या है निकालने का? मेन क्रक्स सर ये कि मोस्टली जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इनके से कमांड करनी चाहिए। कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, बस उतना सा। उसके बाद जो हिस्ट्री वगैरह है ना, उनको इतना पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं मानूंगा कि हिस्ट्री से ज़्यादा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट पे फोकस करो। उस पर 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि हम 2 बुक को ढंग से पढ़ लो। और मेरा तो पिटी निकालने की एक ही रीजन था कि मैंने टेस्ट बहुत लगाया था। अच्छा, टेस्ट बहुत लगाते थे मतलब? टेस्ट मैंने 60 लगाया होंगे एक साल के। 60 लगाया? हाँ, और मैं लास्ट के महीने में 20-25 टेस्ट दिए, एक दिन के 3 दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरा ये था कि जो टेस्ट था उसमें 100 के 100 अटेम्प्ट करता था। एलिमिनेशन ट्रिक अगर उससे जाननी तो मालूम कैसे पड़ेगी, जब तक हम टच नहीं करेंगे तो 100 के 100 टच करता था उसको। तो मैं अपना दिमाग लगाता, जो मेरे को नहीं आते तो उसमें कोशिश करता था कैसे उसको हटाओ। कई बार गलत भी लगते थे, लेकिन धीरे धीरे वो आ गई मेरे में। तो बेसिकली मॉक पेपर, फिर से बात मॉक पेपर पे ही आके अटक रही है। 50-60 मॉक पेपर ये लगाते थे, बहुत बार उससे ज़्यादा भी मॉक पेपर इन्होंने लगाया है। लास्ट टाइम तो मेरे को ये था कि इंटरव्यू वाले 1 महीने का टाइम मिला था। हाँ, मैंने ना 25 दिन में 40 टेस्ट लगाया था। बाप रे, 25 दिन में 40 मॉक इन्होंने लगाया है, जो बहुत बड़ी बात है। एक दिन में 2-2, 3-3 मॉक तक आपने लगाया। तो मॉक पेपर जरूर लगाइए। मॉक पेपर से और खासकर सभी सवाल अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको एलिमिनेशन टेक्निक से एक तो दूसरा आपको सिखाएगा, एक आप खुद से जानोगे आपने क्या सोच के उस पे मारा, क्या वही है नहीं, वो पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। एक दूसरा ये भी था कि जो एनालिसिस आता है ना उसका, उसको ना ढंग से पढ़ता भी था। मेरे को लगता था कि इस एनालिसिस में कुछ ऐसे कुछ फैक्ट काम के, तो उसमें एक पेपर में लिखता भी था, जो एग्जाम था उसके दिन पढ़ के चला जाता था। हरीश, और प्रीलिम्स के पेपर में आप देखते ही होंगे कि 25 से 30 क्वेश्चन पे ही आप कॉन्फिडेंट रहते होंगे। बाकी का जो सवाल है, कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं है। तो कैसे वो सवाल जिसको आपने ना देखा है ना सुना है और उसको भी अटेम्प्ट करते थे, वो कैसे करते थे? मेरा तो 3-4 अटेम्प्ट का मेरे को मैं शुरू में पहले राउंड में 25 ही कर पाता।
अच्छा। ये हाँ। उसके बाद मतलब ये था मेरा। फिर हिस्ट्री में क्या होता है कि सर जो शब्द दिए होते हैं ना उसके ना फोनेटिक होता है, जैसे उच्चारण करते हैं समझ आ जाएगा कि उस ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा। जैसे कि पिछली बार थे ना, एक था वर्ड तो सईद करके कोई वर्ड था 2021 का, वो हो गया। एक था फणम फणम था, तो वो मैंने उच्चारण करके मेरे को समझ आया कि सिक्के का नाम हो सकता है या फिर ये वो व्यापारी का नाम हो सकता है। ये कैसे है? वो सर क्या होता है कि अपन पढ़ते ना जब भी बुक, तो आप पढ़ोगे तो आपको टोन थोड़ी समझ आएगी। मैं समझा नहीं पाऊंगा अच्छा, क्योंकि अच्छा, मैं अच्छा। खुद से देखा है। जब पढ़ते ना शब्द पे आप गौर करोगे ना, तो आपको हाँ। लगेगा कि फण मतलब सेक्सी को नाम इसी टाइप में फणम या ऐसे पढ़ेंगे, हम्म। जैसे कि जीतल वगैरह से ऐसे नाम ऐसे पढ़ते हैं, तो वो हम्म। देख के लग जाता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस होना ही पड़ता है खुद को रिस्क लेने के लिए। हम्म। और ये क्या ना, ये जो सुजीत सर के नोट्स है ना, सर प्रोफेशनल नोट्स उन्होंने दिए थे हमको क्लास में मीडिया और हिस्ट्री में, उसमें तो हर साल 2 साल अटक जाते हैं। अच्छा। मुश्किल 15 पेज का होगा, इस बार भी आए थे 2-3, मैं तो मार के आया। हाँ। ये जरूर है लेकिन इस बार था, सर के नोट्स में लिखा था कि हरिहर साहित्य ने कोई बांध बनाया था ना, इतना था, ज्यादा नहीं मालूम लिखा। इस बार सवाल पूछा था कि सबसे मतलब बड़ा बांध बांध के कुछ सवाल था ना, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि हरिहर ने बांध बनाया, तो मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है। अब जैसे दिख गया हरिहर देते थे, मार दिया तो लग गया। थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा जो पढ़ा उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मतलब बार बार मॉक अटेम्प्ट करने से और साथ में एक जो रिदम बनाने से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, प्रीवियस से बहुत बहुत काम तो आता है। एक अंदर से इंट्यूशन आता है कि ये सब ये आंसर है, इसका ये आंसर है। बस यही एनवायरनमेंट में भी होता है कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे कोई कीवर्ड दिया होता है ना, उसको ढंग से समझे, तो चार जो दिए होते हैं उसको अगर समझ के लगाना तो उसको लग जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग प्रीलिम्स के बाद मेंस पे आते हैं। तो मेंस का ओवरऑल स्ट्रेटजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या होनी चाहिए? मेंस का तो ये होना चाहिए कि आप जैसे पीटी निकलते ही आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे लगना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने 80% मेंस का सिलेबस तो पढ़ लिया होता है, तुरंत प्रैक्टिस पे चले जाना चाहिए। और जैसे पीटी खत्म हो जाए, आप जीएस के सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लगा दो और आपका ऑप्शनल एथिक्स और ऐसा इसको पहले महीने मजबूत कर लो। उसके बाद जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हो जीएस के, उसको पढ़ते और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। जो टेस्ट सीरीज जो भी आपको अच्छे से लग रहा है उसको ऐड ऑन करते जाइए मैगजीन के साथ, उसको प्रैक्टिस ही जाए। कि मैंने खुद ने गलती की इस बार, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं थोड़ा पीछे भी रहा। तो आपने टेस्ट सीरीज इस पर नहीं लगाया आपने? मैंने एक टेस्ट दिया था, उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मेरे को गलती एग्जाम मतलब रिजल्ट आने के बाद मालूम चला कि मैं और इम्प्रूव कर सकता था, क्योंकि एथिक्स में नंबर 30 कटा भी मैंने उससे। 30 नंबर कम आपके, मतलब हरीश के अनुसार मॉक पेपर लगाना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब प्रीलिम्स मेंस और तीनों ही प्रैक्टिस का खेल है। हाँ, तीनों प्रैक्टिस का खेल है। वेरी गुड। और मुझे लगता है कि इस कारण से थोड़ा सा आपका नीचे रैंक आ गया, नहीं तो जीएस में अगर और अच्छे नंबर आते। क्योंकि एथिक्स में मैं 125 प्लस ला सकता था, मेरे को कॉन्फिडेंस भी था। फिर मैंने इस बार सिर्फ ऐसे एथिक्स और ऑप्शन पे थोड़ी फोकस कर रहा था, जीएस पे में पिछले वाला मेरा चलन था, इस बार थोड़ा एथिक्स में कट गए। अब तो मेंस में ही नोट्स मेकिंग पे बात करना हम चाहते हैं। आपने नोट्स कैसे बनाए और क्या आप सजेशन देंगे बच्चों को कि कैसे वो नोट्स बनाए? वैसे मेरा तो सर ये था कि मैंने ज़्यादा बुक उठाई नहीं, जो विजन से मेरे को प्रिंटेड मटेरियल मिला उसको मैंने एक बार ढंग से पढ़ लिया। फिर सेकंड टाइम में उससे जो मेरे को टॉपिक ढंग के लगे, उससे जो भी अच्छी लाइन लगी उसको सीधा सीधा मैंने पेपर को उतार दिया, सर हेडिंग में बुलेट पॉइंट उतार दिया उसको मेरे नोट्स पे। अच्छा। ज़्यादा मैंने उसमें कुछ करा नहीं। फिर बाद में से कुछ लगा कि इसमें कुछ फैक्ट है तो उसकी एक सीट मैंने बना दी। और कई बार क्या तो टॉपर्स भी इतने नोट्स डालते ना, तो मैं उससे ना कुछ चीज़ें फैक्ट वगैरह उठा लेता था, इतना करता था। अच्छा। उसको सीट में बना के साइड में रख देता था। तो आप अपने नोट्स के साथ इसको ऐड कर देते थे। वेरी गुड। और मेंस के या इवन प्रीलिम्स के लिए भी आपको जैसे मेंटरिंग का क्या रोल लगता है, गाइडेंस का क्या रोल है इसमें? आपको कहीं मिला मेंटरिंग, कहीं मिला? जैसे मैंने लक्ष्य में शुरू में पहली बार लक्ष्य में पढ़ने के लिए मैं एनरोल किए थे, उसके बाद मेंस के लिए मैंने किया था। मेंटरिंग में ये होता है कि आप सीधी सी बात तैयारी के दौरान ये होता है ना कि अपने विश्वास से नहीं होता कि निकलेंगे सीधी बात तो है ना, वो मेंटरशिप में क्या होता है आपको मतलब आपको से गाइड करते नहीं, आप कर सकते हो। कई बार क्या गलती भी होती है, मतलब जैसे मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिखी, अगर मैं सर आपने बोला था उस टाइम ना टेस्ट लिखनी भी चाहिए, मैंने करी नहीं थी तो मेरे को गलती मालूम चली। और ये भी होता है कि जैसे एथिक्स था इस बार, कुछ कीवर्ड पे मेरे पास कुछ नोट्स नहीं थे, जैसे मिल भी जाते नोट्स भी सेव भी होते हैं, मेंटरशिप काम तो आती है। तो आपको मतलब मैनेजर से कुछ नोट्स मिले, गाइडेंस मिला आपको, है ना? और अब ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार इन जनरल एसए का मार्क्स पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन हरीश के एसए के मार्क्स बहुत अच्छे हैं।
139 मार्क्स हैं। जी सर। हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स हैं उनसे भी ज़्यादा आपके मार्क्स हैं। तो इससे में क्या आप टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? सर ऐसा तो मेरा सिंपल से था कि लास्ट ईयर क्या था कि एग्जाम सर पे था तो कुछ नहीं किया, किसी एक दोस्त ने सजेस्ट कर दी बुक, निशान जैन सर की और एक गंगा सिंह राजपूत की कंबाइंड बुक आती है, ब्लू कलर का कोई पेज है, प्रभात पब्लिकेशन ऐसा कुछ है, 100 की बुक आती है, वो मैंने पढ़ी थी। बस इतना कि उस पर टाइम नहीं था तो मैंने 25 टॉपिक उठाए, उन टॉपिक पे उनके उनके जो भी ऐसे लिखे थे उनको पढ़ा। तो मैंने ये समझा कि वो लिखते कैसे, बस क्योंकि ऐसे कोई अगर लिखेगा तो थोड़ा प्रोफेशनल लिखेगा, लेकिन वो जनरल लिखते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने ऐसे सीखा ये कि वो ज़्यादातर शुरू किसी स्टोरी से करते हैं या फिर कथन से, और फिलोसफिकल ज़्यादा टच करते हैं, अच्छा। उसमें डायमेंशन डालते भी है। मैंने भी सर को उनसे वही सीखा। फिर मैं क्या किया कि टॉपिक पे जो उन्होंने लिखा था उसको एक पेज पे लिख दिया। जैसे कि उन्होंने लिखा कि सामाजिक ज्ञान में लिख देता था, ऐसे की हेडिंग लिख देता था, उन्होंने चालू कैसे किया, अगर इतिहास का एग्जाम्पल तो लिख देता था, फिर सामाजिक आयाम ये, फिर उन्होंने जो एग्जाम्पल डाला था ना वही लिख देता सामने ये एग्जाम्पल, बात समझ आ जाती है। ऐसे पहले 25 पेज बन गए थे, फिर वही से लास्ट टाइम के एग्जाम के शुरू में पढ़ के चला गया अंदर, और जैसे दिखे तो मेरा थोड़ा दिक्कत ये है कि शुरू में तो वैसे कौन सा चूज करना मेरे को दिक्कत होती है, 1 घंटे तक मेरे को होता नहीं ना कि कौन सा चूज। अच्छा 1 घंटे तक? इस बार भी सर ये होगा, मैं सभी घंटे मतलब 1 घंटा 15 मिनट तक ये तय नहीं होगा लिखो कौन सा मैं। अरे बाप रे, तो फिर 2 घंटे में आपने तो ये हुआ कि सर आधा घंटा में रेस्ट हुआ, फिर मैंने ना ये मेरे को फिक्स तय था कि फिलोसफी को उठाना थी। फिलोसफी ऐसा है सर क्या है कि कुछ भी लिखना है आपको, फिक्स तो है नहीं बाउंड्री की इतना ही लिखना है। अगर कोई स्टडी होगा उस पर तो आपके पास फैक्ट नहीं होंगे, डेटा नहीं होगा, और लिमिटेड लिखना पड़ेगा। फिलोसफी में क्या कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं टच तो कर दिया, क्या दो ऐसे मैच कर रहे थे कौन सा उठाऊं। तो फिर लास्ट में फिर मैंने लिए, फिर रफ वर्क किया, फिर मैंने पहला ऐसा लिखा तो 1 घंटे में हो गया, दूसरा ऐसा लिखा तो 15 मिनट में खत्म हो गया, फिर 15 मिनट में फालतू हटा दिया एग्जाम सेंटर में। वाह। और लेकिन ये है जरूर कि आपने ज़्यादा मॉक नहीं लिखे ऐसे के, लेकिन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सो वो बुक की जो शैली है ना, हाँ, जो टॉपर्स की जनरल शैली उसको पकड़ लो, हाँ, और जो एग्जाम जैसे कि सवाल पूछा है उसकी जो टैगलाइन होती है, उस टैगलाइन को हर आपको जो आयाम है उसमें डाल दे रहो, उसको बताते रहो कि ये टैगलाइन पूछी तो एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी खुद की डालो। जैसे कि मैंने सर कोविड का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने डाला था। अच्छा। मेरा जॉब का एक्सपीरियंस मैंने एक जगह लिखा भी था उसमें, अब खुद के एग्जाम्पल डाला, और जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको हर पैराग्राफ में लिखते लिखते जाओ। और जब भी आप कंक्लूजन लिखो ना उसको रुक जाओ, पहले आपका इंट्रो पढ़ लो, फिर उस कंक्लूजन को उसके हिसाब से मैच करते हुए उसको कंक्लूड कर दो। हालांकि मेरा तो कोई बोलते कि 1200 वर्ड में लिखना चाहिए, मेरा तो हर बार 1500 वर्ड गया है। अच्छा। तो मैं नहीं मानता कि शायद 100 लिमिट मानते हैं, लिमिट अगर थोड़ा बोलते सुंदर था तो मेरे तो सर उसमें खराबी बहुत, मेरे काट चाल भी बहुत की है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे हिसाब से कंटेंट पे नंबर देते हैं, मेन कंटेंट पे नंबर देते हैं। वेरी गुड। अच्छा चलिए, तो इससे भी बात हो गई है, अब ऑप्शनल पे हम लोग बात करते हैं। और हरीश का ऑप्शनल PSIR है, और हरीश के मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं 279। और इस बार मतलब PSIR के काफ़ी, मैंने 2-3 इंटरव्यू लिया है, PSIR का स्टूडेंट्स मिले हैं मुझे। और मैं पूछना चाहता हूँ हरीश कि आप PSIR ही क्यों चूज़ किया आपने, और आप हिंदी मीडियम के बच्चों को बताइए कि ऑप्शनल चूज़ करते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या इंटरेस्ट पे उनको फोकस करना है या कोई और बातें हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऑप्शनल पे तो ये कि पहला तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा स्कोरिंग में देख लेना चाहिए। अच्छा, कैसे देखेंगे स्कोरिंग? इसलिए कि पिछले साल का रिकॉर्ड देखो, 4-5 साल, जैसे कि मैंने देखा था कि PSIR कांस्टेंट मतलब आपको मार्किंग दे रहा है। 10 साल से पेपर उठा के देखेंगे, आप रिजल्ट देखेंगे ना, आपको टॉप 10 में एक बार बंदा दिखेगा। ये होता है। लेकिन अगर ऑप्शनल चूज करना है तो पहले अपना GS के बाद पढ़ लो, पूरा एक बार पढ़ लो, आपका जो इंटरेस्ट की सब्जेक्ट होगी आपको समझ आ जाएगी। नहीं है फिर अपना आप ग्रेजुएशन का जा सकते हो। जैसे मैंने ट्राई करा थी, मैं फार्मेसी था, मैंने पहले मेडिकल साइंस का सिलेबस देखा, मेरे को लगा कि 20% मैच कर रहा है, 80% नहीं कर रहा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर थोड़ा मैथ भी थोड़ी ठीक थी मेरी, तो मैंने मैथ का ऑप्शन देखा पेपर, फिर लगा कि ये भी अपने से नहीं होगा। तो बात बनती कि अब इतिहास बचता है और पॉलिटिकल साइंस। तो मैं क्या SSC के दौरान मैंने जो अनुच्छेद वगैरह तो सुरट्टे मैंने मारे थे ना, तो लगा कि ये थोड़ा ठीक लगता है, मतलब मैं तो परिचित हूँ, मैंने उसको लिया, फिर उस से कोचिंग ली, फिर उस नोट्स को ढंग से पढ़ के फिर उस पर रिलाई किया। तो मतलब और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया आपने? टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन तो नहीं, एक लिखा है, पिछली बार एक लिखा था, उसकी अगली बार एक टेस्ट लिखा था, इतना था मैंने टेस्ट लिख दिया। तो आप क्या स्वयं को सजेस्ट करेंगे टेस्ट? मैं यही कहता हूँ कि बस ना सोर्स एक रखना चाहिए, कहीं से उठा के रखो, एक रख लो,
उसको ढंग से समझ लो और उसको थोड़ा थोड़ा बुलेट पॉइंट नोट्स बना लो हर किसी टॉपिक पे। और हो सकता है आपके कोई टीचर ने किसी टॉपिक के नोट्स नहीं बनवाया ना, तो किसी और जगह से उसको ले लो, उसको लिख दो, फिर कुछ नहीं करना है। टॉपर्स की मैंने इस बार क्या कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, टॉपर्स की बहुत सारी कॉपी निकाली इस बार मैंने पॉलिटिकल साइंस की। मैंने उनको देखा कि नॉलेज उनके पास होना दोनों सेम ही था, उनका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अच्छा। वो क्या करते हैं, एक ही मतलब 150 वर्ड में 4-5 थिंकर को घुसाते हैं, हम क्या करते हैं उसी एक पे चले जाते हैं। मैं इस बार वही किया, बस अपने नॉलेज से ना उसको देख के अप्लाई करने की कोशिश करी। वो कैसे लिखते हैं मैंने कॉपी मारी। जैसे मैं एग्जाम सेंटर में जा रहा था ना, हर कोई तो नोट्स पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं, टॉपर से कॉपी देखी एग्जाम सेंटर में पेपर देने से पहले, फिर जाके उसे शैली के हिसाब से लिख के आ गया था। तो हरीश के स्ट्रेटजी में एक चीज जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जो आप लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, कि आपने टॉपर्स कॉपी का खूब उपयोग किया है, चाहे वो एसए में हो चाहे वो ऑप्शनल में और एथिक्स में ना, इस बार एथिक्स में मेरी केस स्टडी पिछली बार थोड़ी बिगड़ी थी, इस बार मैंने बहुत अच्छी अच्छा, आपने पीएसआईआर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उपयोग किया था? मैं सब इसलिए नहीं करता, उसमें रिपीट भी होते हैं और जो पैसेज होती है ना वो कमों के साथ उस टॉपिक को छूती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और टॉपिक के साथ वो ये बुक है ना, उसका मतलब मन छूता है। वो कौन सा बुक? जो आपको सब सर ने जो भी मटेरियल दिया ना, फिर से उठ तो वहीं से ना, एक बार उसको कमांड कर लो, फिर उसमें कुछ ही नहीं, उसको थोड़ा घुमा देगा, एंगल घुमा देगा, बस जो बेसिक बात है वही पूछता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो टॉपर्स कॉपी आप लोग भी डाउनलोड कीजिए, उस पर खूब काम कीजिए और अपने आंसर को उससे कंपेयर करके सुधार कीजिए। नॉलेज तो दोनों का सेम ही होता है, फर्क होता है लिखना है, लिखने का जो आर्ट है, कला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हरीश, हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट पे हम लोग आएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट का आपका मार्क्स देख रहा था तो अच्छा है, सिलेक्शन वाला है, लेकिन वो और अच्छा हो सकता था। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि आपका क्या अच्छा रहा और क्या आप मतलब को और सीखने की जरूरत है या फिर सुधार करने की आवश्यकता है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? पर्सनालिटी टेस्ट में तो यही कहूंगा, जैसे मैंने 2 बार गलती करी कि मेंस दिया, फिर 2 महीने के लिए तुम फ्री हो गए, ये गलती करनी नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपका नॉलेज का गैप हो जाता है। जैसे आपने मेंस जो भी पढ़ा होगा वो भी आप भूल जाओगे, फिर एक है कि आपका नाम आ जाएगा कि इस तारीख का एंट्री होना, फिर आप मॉक देने के पीछे भागोगे, आपका नॉलेज भी कम हो गया। और आप इसमें क्या होता है, पर्सनल टेस्ट में होता है कि आपको आपका जो डेप्थ भरा है उसको भी आपको कुछ सवाल बनाने पड़ेंगे, उसके नोट बनाने पड़ेंगे। अगर ये चीज़ आपको, अगर कोई, जैसे कि मैं किसी कोचिंग पास गया था, मैंने उनको मटेरियल दिया भी था, ये हो जाती और आपको अगर नॉलेज गैप नहीं किया है तो आपकी वो मेंस की प्रिपरेशन साथ में ही है। देखो इंटरव्यू कुछ है नहीं, जो आपको तर्क रखने तो मेंस वाले रखना, बिल्कुल। बस इंटरव्यू में आपको ये करनी है, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको बोलने की। और ये आपको मॉक इंटरव्यू देने जाने से अच्छा होगा कि आप ग्रुप मॉक हो, जैसे मैंने इस बार किया था। लास्ट इंटरव्यू से 7 दिन पहले हमने जो 3-4 दोस्त ग्रुप बैठ के एक दूसरे से सवाल करते थे। अगर ये चीज 2 महीने कर दी है आपने, जैसे कि आपका मेंस निकल गया, उसके तुरंत बाद लग जाओ ना इंटरव्यू पे, आप ग्रुप डिस्कशन करो दोस्तों के साथ, पीयर ग्रुप बना और उसको पुटअप करो सवाल। जैसे कि हो सकता है कि मैंने मेरे राजस्थान में सवाल बनाया, मेरे को समझ में थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि मेरे ये सवाल मेरे से नहीं बन पाया, हो सकता है कि वो अच्छा आपको पॉइंट दे देगा, फिर बन जाएगी। फिर अगर ग्रुप मॉक में आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है, फिर जाके मॉक दीजिए। मॉक भी थोड़ा ज्यादा देनी चाहिए। मैंने तो गलती करी कि 2-3 दिन मॉक ही दिए, तो मेरे को लास्ट टाइम गलती है, मेरे को भुगतान भी किया मैंने आपको। तो मैं आपको बता दूं कि विजन आईएएस भी एलोक्यूशन सेशन रखता है, ग्रुप डिस्कशन रखता है, और उसमें 5-6 लोगों का ग्रुप होता है और डेली आते हैं या वीक में 3 दिन मिलते हैं। मैं भी उस टीम का पार्ट हूँ। ये होना चाहिए। ये उसमें जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो जो हिचक है बस यही होती है, क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा मेरा नेचर थोड़ा शर्मिला आती बात है, थोड़ा अगर नया बंदा होगा थोड़ा कम, और अगर मालूम चल की बात की भाई तो औपचारिक चीज है, थोड़ा बोलने की टोन बदल जाती है, फिर आपका नॉलेज कम और आपकी मतलब वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बोलते हो, तो मतलब वो चीज अगर आपको अगर ग्रुप मॉक में से आपको मालूम चल जाए तो सुधर की बात। तो मतलब कि मेंस देने के बाद आपको ग्रुप बना के शुरुआत कर देनी चाहिए, कम से कम डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। और मॉक मेरे को किसी ने बोला था कि मॉक थोड़े कम लेने चाहिए, मैं बोला मॉक थोड़े ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि मेरी गलती तो मेरे को मालूम है, मैं बोलता कम हूँ, तो मेरे को मॉक ज़्यादा लेने चाहिए उल्टा। अच्छा, अब हरीश हम लोग करेंट अफेयर पे बात करते हैं। जी करेंट अफेयर का प्रीलिम्स में, मेंस में, यहाँ तक कि इंटरव्यू में क्या रोल है और कहाँ से पढ़ा जाए, क्या उसके नोट्स बनाए जाएं, क्या सजेशन देंगे आप? मतलब सीधा बोलूँगा करंट अफेयर्स डेली का न्यूज़ भी पढ़ना जरूर चाहिए। पीटी और मेंस में तो खास कर काम आता है, पीटी में तो बहुत, क्योंकि अब तो पीटी कुछ अलग ही आ रहा है, क्योंकि अब डेली जो पढ़ रहे होते हैं ना न्यूज़ पेपर में ना, आपको कुछ चीज़ आपके दिमाग के पीछे रहेगी वो चीज़। अब जब आप, जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं क्या होता है कि
जब मैं न्यूज़ में पढ़ता हूँ ना तो साल भर ये तो होता है दिमाग में कि ये उस टाइम पे खबर थी। अब जैसे एग्जाम सेंटर में बैठा मैं, अगर मैं देख लिया ऑप्शन में कि ये है न्यूज़ डाली है और ये ऑप्शन में सोचता हूँ ना कि न्यूज़ साल में थी या नहीं थी, थी तो सीधा मारा था उस पर, लग जाता है। मेरा ये भी था, तुक्के मारने का ये भी था कि उस अगर साल में घटी है तो डाला ही होगा, तो सीधा मार था, लग जाती थी ये। तो आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़ दोनों पढ़ता हूँ मैं। मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो ऐसा बोलते कि इंडियन एक्सप्रेस के आपके जो थिंकर थोड़े अच्छे लिखते हैं और हिंदू का जनरली काम आता है, तो मैं तो उसके नोट्स भी बनाता था पहले। मैंने गलती लास्ट टाइम में सुधारी, मैं 3 घंटे देता था, नोट्स भी बनाया, लास्ट टाइम पे उसको पढ़ नहीं पाया कंपाइलेशन को, तो मैं छोड़ दिया। फिर इस बार था प्लान कि मैं मैगजीन पे मतलब फोकस करूंगा, और अगर मैं 3 घंटे ना देकर मैगजीन में बैठता तो इस बार और अच्छा करता। तो आप क्या कहेंगे कि बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ें या मैगजीन पढ़ें? डेली का एक पेपर तो आप देख लो, लेकिन घंटा भर नहीं देना। ऐसा सोचते ना किसी मतलब यूट्यूब पर दिखते हैं कि आपको एडिटर पढ़ना चाहिए, मैं तो बोलूंगा अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं तो आपको एडिटर पढ़ना भी नहीं चाहिए। आपका वो काम तो मैगजीन अच्छे से करो, मैगजीन की जो आती है उसमें तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए होते हैं ना, थिंकर तो किसी एक पे लिख रहा होगा ना, आप उस पर आधा घंटा गवाओगे। कई बार तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, बात तो सर ये है, कई बार इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो उसको गूगल करेगा, 1 घंटा उधर खपाने से अच्छा कि सब मैगजीन को देख लो, मैथ करने की जरूरत नहीं। आप मैगजीन को रोज देखोगे तो आपके दिमाग में छप ही जाएगी, तो एग्जाम में तो वही आना है। अच्छा, तो ओवरऑल अब करंट अफेयर पे बात हो चुकी है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा बाहर। ओवरऑल अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट है उसको कितना देर पढ़ना चाहिए डेली, और कितना टाइम उसको करंट अफेयर को देना चाहिए, कितना टाइम स्टैटिक, कितना टाइम प्रैक्टिस? मेरा सर ये था कि सब शुरू में आया था तो मैं कोचिंग लेता था सुबह शाम दोनों। फिर मैंने क्या कि शुरू में मैं जब घर पे गया कोविड में, 10 से 12 घंटे बैठता था डेली, तो उसमें मेरा 9 महीने में एकदम पूरा एकदम हो गया खत्म। फिर मेरा रूटीन 8-9 घंटे पे आ गया था। उसमें मैं ये करता था कि सुबह न्यूज़पेपर लेता था, 1 घंटे न्यूज़ पढ़ता था, उसका जो नोट डाउन कर लेता था, या फिर उसको नहीं हो पाया रख देता, फिर वो वीकली का मैं साथ में करता था। फिर मैं जो सब्जेक्ट होती है उसको 2 हाफ में पढ़ता था, एक हाफ में तो मैं लेता था अपना ऑप्शनल को, और एक हाफ में लेता था जीएस को। ये तो मेरा होता था पीटी के 3 महीने पहले का पूरा ये शेड्यूल रहता था मेरा। इसमें पढ़ लिया ऑप्शनल को, तो उसका ऑप्शनल को नोट्स बना लेता साथ में, शॉर्ट नोट्स। अच्छा। तो ये होता है कि आप, क्योंकि बुक तो आप आज एक पढ़ी है, दूसरी बार आप 2 महीने बाद पढ़ोगे, तो मैं शॉर्ट नोट्स को भी सुबह रोज पढ़ते जाता साथ में। जैसे इस बार मैंने मेंस में ये किया था, ज़्यादा मैंने बुक नहीं पढ़ी, मैं शॉर्ट नोट्स था, रोज के 2-2 घंटे पढ़ते जाता था, और मेरा ऑप्शनल मेरा फोकस था, ये था इसका। अच्छा। तो अब हम लोग स्टडी मतलब एकेडमिक्स बातें तो कर चुके हैं, और काफ़ी बच्चों से मिलते रहते हैं, आपसे भी काफ़ी बातें हुई हैं मेंस के पहले। तो मैं मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तब भी 2 साल तो लगेगा सिलेक्शन लेने में। 1 साल तैयारी और प्री मेंस इंटरव्यू, तो 2 साल का पूरा फेज है। अगर 1-2 साल नहीं हुआ तो वो सीधे 4 साल लग जाता है। मैं तो सबसे मजाक भी करता हूँ कि 4 साल में तो बीटेक हो जाता है। हाँ, तो होती है। हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ को कैसे बच्चे इम्प्रूव करें, या फिर जो डिप्रेशन आता है उसको कैसे दूर करें? मैं तो शुरू में आया तो मेरा तो सब बेसिकली ये कि मैं थोड़ा सिटिंग थोड़ा कम रहा हूँ। शुरू में आया था तो मैं थोड़ा मतलब जैसे कि शाम के 5 बजे से मेरा मूड खत्म, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, आप बैठ के शांति से बैठ जाओ, मतलब बोलते लो मूड है, मतलब एंजाइटी होती थी मेरे को शाम में। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरे शुरू में जिम ज्वाइन करवाई, तो जिम में ये सब आप भी अकेले अपना एक्सरसाइज करते हैं। फिर जिम बंद करके मैं रनिंग पे गया था साथ में 3-4 महीने बाहर, वहाँ मेरे को फायदा हुआ। पार्क में जी सर, पार्क में। पर इसमें ये भी होता है फिर रात को हम आके पढ़ते थे ना, तो मेमोरी बूस्ट लगता है, पढ़ते सीधा कैप्चर होता है, ऐसा लग रहा होता था उस टाइम। तो आप सजेस्ट करेंगे कि रनिंग एक्सपीरियंस रनिंग हम करते थे, आप रनिंग और योगा दोनों करते थे तो वहाँ पे। अच्छा, योगा भी जी। और उसके बाद जब रनिंग हो गया, पसीना हो गया, फिर हम 5-10 मिनट ध्यान करते थे वहाँ बैठ के, तो वो करना जरूर चाहिए। तो एक्सपीरियंस को मॉर्निंग में रनिंग करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, एक फ्रस्ट्रेशन निकलता है। जी सर। अच्छा, हम तो शाम को करते थे, क्योंकि हम ऐसा मानते थे कि सुबह तो फ्रेश मूड से उठते हैं, पढ़ाई शाम तक तो मतलब दिमाग लोड लेता है। अच्छा, शाम को चले जाओ, शाम को फ्री हो जाओगे, फिर आके रात को, फिर मेरे को नींद थोड़ी कम आती थी इस टाइम में, तो जाके रिलैक्स करके नींद ले लेते थे। और इसमें फैमिली यूपीएससी की तैयारी करने में फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, सब कितना आवश्यक है? ये तो सर फैमिली सपोर्ट तो होता है। हाँ। फिर मेरा भाई जब मेरे साथ पहली बार जब कोचिंग की फीस देना आया, तो मेरे भाई ने ये चीज़ अच्छी से बोली थी, होना अच्छी बात है, वरना अपना बिजनेस है, आ जाना। तो एक माइंड मतलब रहता है। और दोस्त अच्छे ग्रुप बनने चाहिए। जी सर। मेरा तो सर
शुरू से छोटा सा ग्रुप रहा मेरा, जितने भी दोस्त हैं यार तो 3 ही रहे मोस्टली। मेरे हाँ। गांव में 3 दोस्त है और यहाँ पे आया तो फिर जैसे मेरा एक दोस्त राहुल और विपुल है, तो दोस्त से मेरे को ऐसा मिले कि मतलब अपना काम बना रहे ना फालतू कि पढ़ने नहीं दिया, तो मेरे को लगा कि मैं काम भी आया। ग्रुप थोड़ा छोटा सा रखो और पढ़ने वाले रखो। पढ़ने वाले रखो, तो संगत अच्छा होना चाहिए और थोड़ा कम होना चाहिए, कम। लेकिन होना चाहिए। जी, लेकिन होना क्योंकि अगर दोस्त ही नहीं होंगे फिर आप यहाँ पे आएंगे अकेले, आप करोगे चाहिए। क्या? करोगे क्या? फिर भटकने से अच्छा दोस्त कम से कम आप कुछ तो देंगे। और ना कंपटीशन फील होता है। जैसे हम एक रूम में थे ना, तो वो 12 घंटे पढ़ता था, हमको लगा मैं नहीं पढ़ रहा। ये आपको लगेगा अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आए, शुरू से मिनी टेस्ट में हमारे नंबर कम आते थे, तो हमको थोड़ा अंदर से होता है कि नंबर कम क्यों आ रहा है, तो पढ़ेंगे चीज। क्योंकि छोटा ग्रुप होना चाहिए अच्छे सा, तो कंपटीशन भी फील होगा आपको, कंपटीशन में फील होगा और जो भी टाइम सहयोग भी करेंगे आपको। हाँ। अच्छा हरीश, काफ़ी हम लोग बात कर चुके हैं। मैं काफ़ी एक्सपीरियंस से पूछने मुझे मज़ा आता है एक्चुअली। जो सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो उनसे मैं अक्सर पर्सनली भी पूछता हूँ। मैं वो मोमेंट पूछना चाहता हूँ कि जब आपका सिलेक्शन हुआ और आपको रिजल्ट के बारे में पता चला, कौन बताया और क्या फील हुआ, और माता पिता को क्या फील हुआ। और मैं बता दूं कि हरीश का इसमें रिजल्ट आने के 4-5 महीना पहले शादी भी हुआ था, तो वो मोमेंट्स बताइए अपने रिजल्ट का। मोमेंट्स सर ये था कि मैं लास्ट टाइम पीटी जस्ट फेल हुआ था। हाँ। तो दर्द मालूम था कि फेल होने से क्या दिक्कत हो सकती है। हाँ। इस बार मैं शांत था कि जो भी होगा। लास्ट टाइम फेल हुआ तो मेरे को ध्यान था कि फालतू ऐसा करने की जरूरत नहीं ना। मैं शाम तक पढ़ रहा था खुद का। फिर किसी रोल नंबर तो आजकल हर किसी के पास दोस्त पास होते हैं, उससे निकाल के अपना मेरा स्टेट डाल दिया। फिर कोई और लड़का मेरे पास आया, उसने बताया कि तुम्हारा हो गया। फिर मैंने भी एक बार चेक तो कर लेते ना, उसमें चेक किए। फिर क्या होता कि सब मेरे दोस्त और था ना, उनका हुआ नहीं था, तो मैं थोड़ा रिएक्शन कर नहीं सकता था। और जब लिस्ट में नाम आता है तो ध्यान नहीं होता कि क्या हो रहा है अपने साथ। सीधी बात तो सर ये है, सब आपसे मिलेंगे, आपको खुद को लगेगा नहीं है। और फिर ये होता है कि घर के साथ बात करते तो फिर लगता है थोड़ा रोना भी आ जाएगा। तो मैंने सब बात तो नहीं की घर पे। फिर मैंने मेरी वाइफ को बोला, फिर उन्होंने बोला कि आप उनको बता दो। फिर उसके द्वारा मेरे भाई का भी कॉल आया, मैंने बोला हाँ मेरा हो गया। मैं जल्दी से रख लिया, ज़्यादा बात नहीं करी। लेकिन आपका अंदर का फीलिंग क्या था? सर ये लग रहा था कि हाँ हो तो जाएगा, या फिर 10-15 मार्क्स बैठूंगा। लेकिन लास्ट टाइम मैंने छोड़ खाई थी तो थोड़ा फ्री होकर बैठा था कि ज़्यादा दिमाग को नहीं लेना है, फिर 10 पीटी भी निकालना था। तो ये चीज़ फिर 3 दिन बाद आपको मालूम चलती है ना, कि जब लोग आपके पास आते हैं फिर लगता है कि हाँ अब चीज़ सही है। ये भी बड़ी बात है कि रिजल्ट के उसमें बहुत सारे लोग वो हो जाते हैं जी सर, फिर सर पे चढ़ जाते हैं। हाँ, फिर आपकी आकांक्षा इतनी बड़ी बढ़ जाती है, फिर अब एक रिजल्ट आया गलत, फिर आपको पीटी बिगाड़ देता है। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। इस बार मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी आकांक्षा ज़्यादा थी, लेकिन हुआ नहीं फिर उनका। और अब हम लोग अंत में इस इंटरव्यू में अंत में आ गए हैं। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरा सर यहाँ तक तो यही था कि आप प्रॉपर मतलब आईएएस बनना है ना। यहाँ पे जो मेरे को रैंक के हिसाब से सर्विस मिलेगी ना, उसके हिसाब से मैं जब गाँव में गया सिलेक्शन लेगा ना, तो लोग आपको माला पहनाते हैं। और गाँव में सीधा यही सिस्टम है ना कि आईएएस आईपीएस ही जानते हैं, आप आईआरएस भी कोई नहीं जानता। कलेक्टर बन गया। हाँ, सीधा मुंह से ही निकाले कलेक्टर नहीं बन गया ना। तो मैं तो सर वैसी बात तो बना नहीं, तो जिम्मेदारी मेरी कि पहले तो बनूँ। उसमें सर ये जरूर रहेगा कि गाँव में आज भी ना इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं कुछ भी किसी चीज़ का। जैसे इस बार हमको टास्क मिला था, आपको स्कूल विजिट करनी थी, आपको हॉस्पिटल विजिट करना था, मनरेगा विजिट करना था। कहाँ से मिला था टास्क? लबासना से पहले। अच्छा, लबासना से ना, तो मैं गया भी था वहाँ विजिट करना। वहाँ से टोटल इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं तो सर उस पर काम करना चाहूँगा, जाकर उस पर काम करना चाहिए। और हरीश, लास्ट में अब तो आपकी मतलब थोड़ा उत्तरदायित्व भी हो गया है हिंदी मीडियम को गाइड करना, तो हिंदी मीडियम एक्सपीरियंस के लिए कुछ आप संदेश देना चाहते हैं, कुछ आप बात कहना चाहते हैं? मैं सर यही कहूँगा कि जो कोचिंग ले रहे हो ना, वो थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लो। 2-2 साल की कोचिंग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि आप जैसे कोचिंग लेने गए, आप अगर 18 महीने की कोचिंग ले ली आपने, फिर आप 6 महीने खुद से पढ़ोगे, 24 महीने हो गए, फिर आप अटेम्प्ट दोगे। हो सकता है अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आपको 3 साल तो गए, फिर आपकी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। तो कोचिंग वही लो ना जो 10 महीने 9 महीने खत्म करते हैं। मैं तो उल्टा ये मेरी तो सुझाव है कि फिलहाल की कोचिंग उसको ना 6 महीने की कोचिंग कर, डेली का 5 घंटा पढ़ाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस की होती है कोचिंग। जैसे कि 6 महीने का कोचिंग खत्म कर दिया आपने, फिर आप सेल्फ पढ़िए ना 6 महीने, फिर आपको खुद से समझ आएगा। और क्या मतलब हिंदी मीडियम छात्रों को और क्या? फिर एक ही अपने यहाँ मतलब हिंदी मीडियम में मैंने खुद ने देखा है यहाँ पे कोच, मैं तो ज़्यादातर दिल्ली में कम रहने की कोशिश करी। इस बार 3 महीने रहा तो लगा कि उनके पास सब ढेरों किताब पढ़ी है। अच्छा।
मतलब हर एक आपको लगेगा ये भी इस कोचिंग का मटेरियल है, मतलब इकोनॉमिक्स के 4 बुक पढ़ते हैं और मैं इकोनॉमिक्स के सर का तो पतला नोट्स उतना ही देखता हूँ। हाँ अब एक को ढंग से पढ़ो और प्रैक्टिस कर लो, अगर गलती हो रही है तो प्रैक्टिस में वो आंसर आता है ना, उसमें दिया होता है, अच्छा, तो उसको पढ़ लो। मतलब सोर्स एक रखना, मैं भटकाव नहीं तो करना। कई बोलते स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए, मैंने पहली बार स्पेक्ट्रम पढ़ी हाँ क्योंकि मैंने उससे पहले विजन की इतनी प्रिंटेड मटेरियल पढ़ लिया था, हाँ तो मेरे को लगा कि स्पेक्ट्रम तो बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, तो उसको ना फेंक के साइड में, फिर वो प्रिंटेड मटेरियल पढ़ा, क्योंकि छोटा था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो करेक्ट समझ रहा है ना उस चीज़ में। तो आपका सोर्स हमेशा एक रहता है। मैं तो बहुत कम था, मैंने खरीदी खुद में भी बहुत है, लेकिन पढ़ा नहीं उसको भी। तो यहाँ हमारा इंटरव्यू समाप्त होता है। फिर से हम हरीश को बधाई देते हैं। तीसरे इंटरव्यू में हरीश ने सिविल सेवा में सफलता पाई है और मुझे लगता है कि अगली बार हरीश आईएएस बन के हमारे बीच फिर से इंटरव्यू देने आएंगे। जी सर, थैंक यू हरीश। थैंक यू।